गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे आज की क्विज का डिस्कशन। आप लोगों को क्विज अगर आप सॉल्व की हो तो ही इस डिस्कशन को देखें, नहीं तो एक बार डिस्क्रिप्शन की क्विज की लिंक है, उसको सॉल्व कर लो। मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन क्विज के लिए कैसे जाना है। यहाँ पे प्रैक्टिस करें में जब आप जाएंगे तो दैनिक अभ्यास में यहाँ पे आपको सारी क्विजेस मिल जाएंगी। तो आज की तारीख है 23 जुलाई। 23 जुलाई की आज की क्विज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये क्विज है, तो इस क्विज को हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज की क्विज में मैंने थोड़े कॉन्सेप्चुअल और थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा रखा था, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको ऐसी क्विजेस पसंद आती हैं कि नहीं आती। क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चंस का जो पेपर है वो थोड़ा थोड़ा लेवल कभी कभी ऊपर चला जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी कमांड होनी चाहिए। आज मैंने लल्लू अंगू पंगू गेंदें नहीं दी थी, आज मैंने एकदम यॉर्कर गेंद और उस तरीके क्वेश्चन दिए थे। तो देखते हैं आप लोगों का स्कोर क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मुझे पता चले कि आप लोगों को लेवल कितना है, मुझे किस लेवल तक आपको लेके जाना है। तो इसमें हम करेंगे बहुत अच्छी बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें जो आपके एक बात दोस्तों याद रखिए कि कुछ लोगों को ऐसा डाउट है, लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में क्या होगा, हम कहीं पे 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा 10 क्वेश्चन देने का लॉजिक ये कि 10 क्वेश्चन, सिर्फ ये 10 क्वेश्चन, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट है वो 20 हो सकते हैं, वो 30 हो सकते हैं। उन कॉन्सेप्ट पे 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, 100 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनका मेरा एक मकसद जो है कि आपका एक क्वेश्चन कराना नहीं, बल्कि उस चीज़ के पूरा कॉन्सेप्ट को कवर करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सेफ्टी के बारे में बात की थी, तो ऐसा नहीं कि मैंने वो क्वेश्चन बताया और आपको बोला कि आगे बढ़ जाते हैं। मैंने पूरे सेफ्टी के सारे रूल्स बताए थे। इसी तरीके से इसमें भी जो भी कोई जिसमें जो टॉपिक आएंगे, मेरा एक मकसद है कि आपके जो सारे बेसिक कंसेप्ट हो वो कवर होते जाएं। तो दोस्तों तब हम डिस्कस करते हैं आज की क्विज को हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कम से उच्च देरी में चार्ज करने के लिए कौन सी विधि का अपनाया जाता है। तो इसको हमें पता है, बूस्ट चार्ज। आपने सुना होगा, जब बूस्ट का मतलब होता है तेज़ी से ज़्यादा चार्ज करना हो। तो हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रारंभिक आवेश को इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं इंग्लिश इनिशियल चार्ज, इसको बोलते हैं ट्रिकल चार्ज, और इसको बोलते हैं फ्रेशनिंग चार्ज। तो ये चारों टाइप के जो चार्ज की जो मेथड है। बूस्ट चार्ज का मतलब ये हो गया, देखो पहले आप बूस्ट चार्ज और ट्रिकल चार्ज में मतलब समझो। बूस्ट चार्ज और ट्रिकल चार्ज में देखो, ट्रिकल चार्ज में क्या होता है, आजकल जो नए नए फ़ोन आ रहे हैं आपने देखा होगा कि जब उनको फ़ोन पे चार्ज पे लगाते हैं तो 0 से लेके 80% तक जो बैटरी होती है वो 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। आप लोगों ने अगर नोटिस किया, बूस्ट चार्ज का मतलब इसको ये होता है बूस्ट चार्ज, जिसमें टाइम लगता है कम और चार्ज जो हो जाता है बहुत ज़्यादा। ट्रिकल चार्ज में क्या होता है कि धीमे धीमे चार्ज होता है, मतलब जो बैटरी होती है वो धीमे धीमे चार्ज होती है, और इसमें 2 से 3% जो कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से भी चार्ज होती है। ये इससे क्या है, बैटरी की लाइफ बढ़ती है, इससे बैटरी की चार्जिंग बढ़ती है, इससे बैटरी की लाइफ बढ़ती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 90 से जब 100% तक जब बैटरी चार्ज होती है तो ट्रिकल चार्ज का मेथड यूज किया जाता है। अब हम बात करें कि इनिशियल आवेश यानी कि प्रारंभिक आवेश और फ्रेशनिंग आवेश का, दोनों देखने में एक चीज़ लग रहे हैं लेकिन दोनों में अंतर है। इनिशियल आवेश का मतलब जब बैटरी पहली बार बनाई जाती है और जब उसको फर्स्ट चार्ज दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी का फर्स्ट चार्ज दिया जाता है, उसको बोलते हैं इनिशियल चार्ज। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, देखो दोनों में क्या है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है उसके बनने के बाद वाला चार्ज। और फ्रेश चार्ज में क्या होता है कि बैटरी बन गई, उसको फर्स्ट चार्ज मिल चुका है, लेकिन जब उसको यूज करते हैं, यूज करने से पहले जो फर्स्ट चार्ज दिया जाता है, मतलब जब उसको ऑपरेशन में जब लाते हैं तब जिसको जो फर्स्ट चार्ज बोला जाता है उसको बोलते हैं फ्रेशनिंग चार्ज। तो इसका आंसर है बूस्ट आवेश। ठीक है, तो मैंने आपकी चार्जिंग के जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा ख़त्म कर दी, मतलब समझा दिया है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, अब आप दूसरे, धातु सतह के संरक्षण के लिए कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है। इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक सेफ्टी। इसमें क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा और इलेक्ट्रोलिटिक कंजर्वेशन भी उसको बोल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो आपकी मेटल होती है उसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक की अगर पेंट चला दिया जाता है, जिससे उसका क्षरण का मतलब होता है झड़ना, मतलब जो अपन जंग बोलते हैं ना वो। तो इसका तो आंसर ये है, ये हमें याद करना होता है। अब आओ अगला क्वेश्चन, इस इन्वर्टर का परिपथ कौन सा। ये इन्वर्टर लगा है तो देखो, ड्रिवन इन्वर्टर परिपथ, एससीआर उपयोगित परिपथ, एकल ट्रांजिस्टर परिपथ, 2 कुंडलिनी परिपथ। तो दोस्तों ये है एससीआर उपयोगित परिपथ, एससीआर यूज्ड इन्वर्टर। एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये आपसे पूछ सकता है। एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन
कंट्रोल्ड SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। दोस्तों एक्चुअली ये क्या होता है, जो SCR आपने अगर ये डायग्राम अगर देखा होगा, ये SCR का चिन्ह होता है, इसमें एक डायोड बना होता है और डायोड के साथ इसमें क्या है, गेट का सिग्नल होता है, जिसको बोलते हैं गेट का सिग्नल। और इसमें एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। इसको दोस्तों बोलते हैं थायरिस्टर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं थायरिस्टर। देखो अगर इसमें आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ पे बना है, तो देखो इसमें SCR बना है, इसलिए है SCR उपयोगित इन्वर्टर। इसको रेक्टिफायर इसलिए यूज करते हैं कि ये तो एक डिवाइस है, तो इसका एक्चुअल तो ये इसका क्या है, कॉमर्शियल नाम है। जैसे दुकान पे बोलते हैं ना कि एक्चुअल टेक्निकल नाम कुछ और होता है, दुकान में मार्केटिंग में कुछ नाम चलता है, तो थायरिस्टर का जो कॉमर्शियल नाम है उसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका मेनली यूज रेक्टिफायर्स में करते हैं। जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तो SCR के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी इसके सिम्टम को समझ लो। तो ये इन्वर्टर का सिग्नल, इसका आंसर है SCR कंट्रोल इन्वर्टर। अब आओ अगले क्वेश्चन में। DC मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश, कार्बन ब्रश का क्या यूज है? सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन ब्रश का क्या इंपॉर्टेंस है, कार्बन ब्रश क्यों लगाए जाते हैं? देखो दोस्तों क्या होता है कि जो कम्यूटेटर होता है, यहाँ पे मान लो मैं अगर 2 सेगमेंट कम्यूटेटर बनाता हूँ DC मशीन में, अगर आपने कभी सर्किट देखा हो तो उसमें होता है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन ब्रश लगे होते हैं। यहाँ पे कार्बन ब्रश लगे होते हैं, जैसे ये आपके कार्बन ब्रश है। और जो इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्ट की जाती है वो इनसे जाके करंट फ्लो होता है। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो चीज़ है ये घूमती है, ये जो चीज़ है ये कम्यूटेटर का सेगमेंट है, ये क्या है, घूमता है। तो इन जो कार्बन ब्रश का मतलब है, इसमें स्प्रिंग भी लगी होती है, स्प्रिंग लोडेड कार्बन ब्रश होते हैं। ये क्या होते हैं, स्प्रिंग लोडेड कार्बन ब्रश। तो इनमें इनका जो कार्बन ब्रश का जो मेन पर्पज होता है दोस्तों, DC मशीन में एक पर्पज होता है कि जब ये घूमती है, ये घूर्णन करती है, तो उसमें कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। खंड का मतलब इंग्लिश में होता है सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क कम कर देता है। देखो प्रारंभिक बलाघूर्ण बढ़ा देता है, बलाघूर्ण का मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकत लगा देता है। आर्मेचर रिएक्शन से बताता है। आर्मेचर रिएक्शन दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से, इस वीडियो के लास्ट तक देखिए। अगर आर्मेचर रिएक्शन में आपको कंसेप्ट रहता है, कभी समझ में नहीं आता, आज आपके आर्मेचर रिएक्शन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अति भारण से बताता है, एक्सेसिव लोडिंग इसको बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्वेश्चन हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका सीधा आंसर है कार्बन ब्रश का यूज क्या है, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन डाले हैं, इनका क्या मतलब, आपको इन क्वेश्चन की कितनी ज़रूरत है, क्या आपको ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में तो आते हैं। आपका क्या कंसेप्ट है? तो DC कंपाउंड मोटर में अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए अलग अलग गति से नियत गति पर, नियत गति का मतलब होता है कांस्टेंट लोड, कांस्टेंट लोड। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जनरली DC मोटर की जो कंडीशन होती है, तो इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि अलग अलग लोड जो है वो आपका अलग अलग है, मतलब लोड आपका वेरिंग है और आपकी जो कांस्टेंट स्पीड आपकी कांस्टेंट रहे। तो ऐसी जो पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि इसका आंसर जो है वो संचयी शंट। 2 टाइप के शंट होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल और एक होता है कुमुलेटिव। इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं दोस्तों, इनके कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा टाइम लगेगा, डेली कुछ में इसको डिस्कस कर पाना मुश्किल है। इसको इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं विभेदक और इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी। तो दोनों में क्या अंतर है? इसमें फील्ड वाइंडिंग की जो सीरीज वाइंडिंग और जो शंट वाइंडिंग है, उनमें दोनों में इसमें एक दूसरे का फील्ड जोड़ते हैं, इसमें एक दूसरे का फील्ड घटाते इसमें जोड़ते हैं। तो इसमें कैसे ये कंडक्ट करता है, इसका आंसर है संचयी लंबे शंट। एक बार किताब में पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो में ये डिस्कस कर पाना थोड़ा लंबा टॉपिक है। इसको हम जब डिफरेंशियल कंपाउंड एंड कुमुलेटिव कंपाउंड की मोटर और जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, तो इसमें मैं आपको एक बार बता दूंगा और वीडियो में डिस्कस में लिंक डाल दूंगा। लेकिन इसका आंसर है जो कांस्टेंट लोड पे चलाने के लिए डिफरेंशियल को तो आप सीधे काट दिया करो। डिफरेंशियल के जो
यूज जो होता है बेसिकली जनरेटर में होता है, और वो जनरेटर में होता है, और बेसिकली ये वेल्डिंग जो वेल्डिंग के लिए जो जब वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग वगैरह करते हैं तब डीसी डिफरेंशियल जनरेटर का यूज करते हैं। तो ये आप लोग याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपके लिए पूछा सकता है। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और बता दिया। तो डिफरेंशियल जनरेटर हो गया, तो इसका आंसर है संचयी लंबे शंट, ठीक है, का जो मोटर होगा वो हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट सवाल पे। 3 पॉइंट स्टार्टर को होल्डिंग कॉइल से शंट के लिए श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? देखो दोस्तों, अब देखो क्या है कि मैं इसका आपको सीधा बता सकता हूँ कि उच्च गति की मोटर की रक्षा करने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप इसको रटें। मैं चाहता हूँ कि 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में अंतर क्या है इसको आप समझे, बहुत बखूबी समझो, और इस पर 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर कोई सवाल है तो आपसे छूटे ना। तो अब इसको मैं समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप एक बात मान के चल लीजिए। डीसी मोटर की जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, डीसी मोटर का एक जो नियम होता है वो ये होता है कि जब भी उसका जो फील्ड का जो करंट है, या जो फील्ड का जो मैग्नेटिज्म फील्ड है, तो जब भी ये कम होता है तो उसकी जो है स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले तो एक ये जो नियम है इसको आप याद कर लीजिए कि जब भी फील्ड कम होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये डीसी मोटर का नियम है। इसीलिए बोला जाता है किसी अगर फील्ड वाइंडिंग अगर टूट जाती है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। इसका जो कारण जो होता है वो ई का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Pn∅Z/60A। अगर अपन इसको कांस्टेंट मान लें तो जो ई का फॉर्मूला होगा N∅। तो अब जो n जो आएगा वो प्रोपोर्शनल टू आएगा 1/5 के। यानी कि अगर आप ये देखो कि अगर इसमें फाई की वैल्यू 0 हो जाती, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसकी 0 हो जाती, तो n आपकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसीलिए इस चीज़ की वजह से फील्ड की जब वैल्यू कम हो जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको समझाता हूँ शंट स्टार्टर और सीरीज स्टार्टर। थोड़ा अगर आपको लगे हैवी हो जाए तो आप इस क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझाऊँ। दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने एक शंट स्टार्टर और सीरीज स्टार्टर दो के सर्किट बना के रखे हैं। दोनों में एक अंतर है, एक 3 फेज। इसमें अगर आप एक गौर से देखोगे, यहाँ से करंट चला। अब मान लो ये तो अभी ये यहाँ पे है, बाद में ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो करंट देखो ये जा रहा है। ये करंट यहाँ से जाने के बाद ये देखिए ये आया, ये करंट आने के बाद ये कॉइल से होते हुए यहाँ पे आया, ठीक है। तो जो करंट जो आपका जो फील्ड है, जो होल्डिंग कॉइल है, और जो आपका जो सीरीज जो फील्ड का करंट है वो सीरीज में है, मतलब श्रेणी में कनेक्टेड है। श्रेणी में मतलब दोनों, मान लो अगर ये आपकी होल्डिंग कॉइल है और ये फील्ड है तो दोनों श्रेणी में कनेक्टेड है। अगर इसमें करंट कम होगा तो इसमें भी करंट कम होगा। तो होता क्या है कि होता है कि जैसे मान लो हमें इस मोटर की स्पीड बहुत तेज़ करनी है, तो हमें क्या करना होगा, फील्ड को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो जब हम फील्ड को कम करेंगे तो आप ये देखिए कि इस मैग्नेटिज्म में क्या है, जब करंट फील्ड को कम करना है तो ये वाला जो करंट है, आई का जो करंट है, इसको हमें कम करना होगा। जब इस करंट को हम कम करेंगे तो ये क्या होता है कि जब इसमें करंट ज़्यादा होता है तो ये मैं इसको बनाता हूँ नीले कलर से, ये क्या है, इससे चिपका होता है ऐसे। लेकिन जब ये करंट कम होगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ से फटाक से नीचे गिरेगा और ये इस पोजीशन में आ जाएगा। ये है रनिंग पोजीशन और ये है नॉर्मल पोजीशन। तो ये फटाक से नीचे पोजीशन में आ जाएगा, तो क्या होगा, कनेक्शन टूट जाएगा। तो जब भी हम स्पीड तेजी से भागेगी या फील्ड अगर कम होगा तो होल्डिंग कॉइल क्या करेगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और सर्किट को तोड़ देगी। तो इसी तरीके से क्या है कि ये एक एडवांटेज है कि मतलब जब भी मोटर के स्पीड बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, तो होल्डिंग कॉइल से भी करंट कम होगा। जब होल्डिंग कॉइल से करंट कम होगा तो ये कनेक्शन तोड़ देगा और आपकी स्पीड क्या है, नॉर्मल आ जाएगी। तो सवाल में यही पूछ रहा था कि 3 पॉइंट स्टार्टर में शंट फील्ड को श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। श्रृंखला का मतलब सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, ये मैंने आपको समझाया, उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया, इसका आंसर ये है। अब दोस्तों ये क्या है कि ये जो चीज़ है ये एक ड्रॉबैक भी बन जाती है। कभी कभी इंसान की जो अच्छी खूबियाँ होती हैं वो इंसान को इतना तड़पा देती हैं, बुरा करती हैं। जो अच्छा इंसान होता है वो उसकी बुराई में बन जाती है। तो मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है जो इंजीनियर है, अगर वो चाहे कि मैं इस स्पीड को बहुत तेज़ भी चलाना चाहता हूं, और वो अगर मान लो चाहता है स्पीड तेज़ चलाने के लिए फील्ड जैसे ही कम करेगा, ये होल्डिंग कॉइल अपना मैग्नेटिक छोड़ दोगी और सर्किट क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो
जानबूझकर भी कभी कभी स्पीड को आप बढ़ा नहीं सकते। तो इस ये जो ड्रॉबैक है शंट फील्ड का, इस ड्रॉबैक को कंपेयर हटाने के लिए आपके लिए ये बनाया गया 4 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर का जो एक ड्रॉबैक है कि आप इसको ओवर रेटेड स्पीड पे नहीं चला सकते, ये याद कर लो। 3 पॉइंट स्टार्टर को ओवर रेटेड स्पीड पे नहीं चला सकते, उसको चलाने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर है। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो होल्डिंग कॉइल है, ये होल्डिंग कॉइल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। देखो आप ये देखो, ये होल्डिंग कॉइल, ये देखो ये ऐसी कनेक्टेड है और ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है जो इसके पैरेलल में है, समांतर में कनेक्टेड है। तो ये ज़्यादा अच्छा स्टार्टर है, इसलिए इसका मोस्टली यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टार्टर का ज़्यादातर हम यूज करते हैं, तो हम कौन सा आंसर लगाएंगे, 4 पॉइंट स्टार्टर। दोस्तों मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि स्टार्टर में क्या है, ये मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत अंदरूनी बात है, समझने की बात है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू, ठोस पोल शू का मतलब होता है सॉलिड पोल शू। सॉलिड पोल शू का मतलब क्या होता है कि जो शू जो कनेक्टेड होते हैं वो जो ये होते हैं, तो ये क्यों कनेक्ट किए जाते हैं। देखो तांबे का नुकसान से पोल से कोई कनेक्टेड नहीं है, और अपशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए भी इसका कोई वास्ता नहीं है। अपशिष्ट का मतलब होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है वो इन सब की हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, मतलब जो विद्युत चुंबक होती हैं जिनको ऐसे हम बाइंडिंग करके लगाते हैं, उनमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। बेसिकली जो ठोस पोल शू का जो उपयोग करते हैं चुंबकीय पाथ की रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो रिलक्टेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मोटर है और यहाँ पे मान लो फील्ड अगर इसमें कनेक्टेड है, तो अगर हम ठोस पोल का शू करेंगे तो ये जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए चुंबकीय पाथ की रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों एक्स प्लॉट में चिन्ह का स्लॉट का दोस्त क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कोर की लेमिनेशन है उसका ये डायग्राम दिया गया है। तो देखो इसमें मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डक्ट, एयर डक्ट। जैसे मान लो जब मोटर घूमती है तो गर्म हो जाती है, तो हवा पास करने के लिए इसमें हवा की नलियां होती हैं जिनको हवा से मोटर को ठंडा करने के लिए ये करते हैं। इसको बोलते हैं स्लॉट, स्लॉट बोलते हैं, जिनमें है ना इसमें ऐसे ऐसे तार भरे जाते हैं। और इसको बोलते हैं कीवे। कीवे का मतलब होता है एक तरीके की, इसमें क्या है हिंदी ट्रांसलेशन कीवे का कुंजी तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको एक्चुअली कीवे ही लिखा जाना चाहिए। ये हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले ने इसमें गलती की है। कीवे का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, अगर जैसे मान लो ये फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ऐसा है पूरा चिकना है, ठीक है। अब मान लो एक रोटर इसमें हम लगा रहे हैं, मान लो इस रोटर को अगर घुमाएंगे, अगर ये पूरा चिकना, अगर कहीं फंसने की कोई जगह नहीं है तो ये ऊपर वाला तो घूमेगा ही नहीं। जैसे आपने देखो कभी कभी क्या होता है ढक्कन फ्री हो जाता है, ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, बोलते हैं ना ढक्कन फ्री हो गया। तो ये कीवी में क्या होता है कि इसमें जो रोटर होता है, रोटर कुछ इस तरीके का होता है। देखो मैं बताऊं, रोटर कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा कुछ इस तरीके का रोटर होता है आपका। और जो ये क्या है इसमें जाके एकदम फंस जाता है, तो इसमें क्या है जो जगह है इसमें अपने दांत फंसा देता है, टीथ फंसा देता है, इसको बोलते हैं टीथ, आर्मेचर के इसके टीथ फंसा देता है, इससे ये घूमता है। नहीं तो अगर ये कीवे नहीं होगा तो घूमेगा ही नहीं। तो इसका उपयोग क्या है, शाफ्ट को आसानी से हटाने के लिए और फंसाने के लिए। और तो इसका आंसर ये है। आपको दोस्तों एक बात बता दूं, कोर का लेमिनेशन के फॉर्म में यूज करते हैं। कोर का लेमिनेशन का फॉर्म में क्यों करते हैं, एडी करंट को कम करने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोर को लेमिनेशन में फॉर्म करते हैं क्योंकि एडी करंट को कम करने के लिए। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी पट्टियां होती हैं और ऐसी बहुत सारी पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख दें। जैसे आपने ब्रेड का पैकेट देखा होगा ना, एक छोटी ब्रेड होती है, फिर उसके ऊपर एक बड़ी ब्रेड होती है, फिर और बड़ी ब्रेड होती है, तो पूरा एक ब्रेड का पैकेट बन जाता है। उसी तरीके से ये मान लो कि एक ब्रेड का टुकड़ा है, ब्रेड की ये क्या है, स्लाइस है। इसके क्या है पीछे बहुत सारी, जब हम स्लाइस लगा देंगे तो ये क्या है पूरा, मतलब उस तरीके से मतलब एक पूरा सिस्टम जो कोर बन जाता है वो बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको सब बता दिया। इसमें ब्रेड स्लाइस लेमिनेशन का किस लिए यूज करते हैं, एडी करंट के लिए, इसको बोलते हैं कीवे, यहाँ पे होता है एयर डक्ट, यहाँ पे होता है स्लॉट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग क्या है। देखो इस क्वेश्चन को हम पहले बाद में करेंगे, पहले इसके लिए इसका देखो आंसर है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या है पहले आप दोस्तों इसको समझ लो, मैं शॉर्ट में समझाना चाह देता हूँ। आर्मेचर रिएक्शन पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लो ये दो क्वेश्चन, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया जो यहाँ पे लिखा है,
ओके दोस्तों, तो आर्मेचर जो प्रतिक्रिया लिखा है तो इसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो इसको आर्मेचर रिएक्शन को एक बार मैं बता देता हूँ कि आर्मेचर रिएक्शन एक बला है क्या। तो दोस्तों ये देखो एक डीसी मोटर है और ये क्या है, आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो इसमें जो चुंबकीय फील्ड है वो देखो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो वाला जो फील्ड है, ये वाला जो फील्ड है वो है पोल का फील्ड, ठीक है। और ये देखो ये हो गया पोल और ये हो गया आपका आर्मेचर। तो आर्मेचर का फील्ड जो है वो, आर्मेचर में देखो ये जो कॉइलें लगी हैं आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये वाला जो फील्ड है, ये वाला जो फील्ड है जो ऐसे जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं आर्मेचर का फील्ड। इसका डायरेक्शन देखो ये ऐसा घूम रहा है घड़ी की दिशा में, ऐसा ये वाला जो फील्ड है ऐसा घूम रहा है। तो दोस्तों देखो ये फील्ड इस जगह पे अगर देखो तो ये फील्ड बोल रहा है मुझे इधर जाना है, आर्मेचर का फील्ड बोल रहा है मुझे इधर जाना है। तो जो इफेक्टिव फील्ड होगा वो कहेगा ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, ठीक है, समझे बात को। तो यही चीज हो रही है, देखो पोल बोल रहा है कि फील्ड इधर जाओ, आर्मेचर बोल रहा है इधर जाओ, तो ये क्या टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होने के बाद ये फील्ड जो टेढ़ा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पोल का बोल रहा है फील्ड इधर जाना है और आर्मेचर का बोल रहा है कि इधर जाना है, तो इसमें जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में टेढ़ा हो जाएगा। तो ये फील्ड जो है वो आपको क्या है, डिस्टॉर्ट हो गया है। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बिगड़ गया है। ये जो फील्ड की डिस्टॉर्शन की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया। जब क्या होता है कि पोल का फील्ड यानी कि मेन फील्ड जो होता है और प्लस आर्मेचर का जो फील्ड होता है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक डिस्टॉर्टेड फील्ड बनता है, डिस्टॉर्टेड फील्ड मिलता है। देखो ये होता है जीएनए, ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस, ये मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सेस। इसमें क्या हो गया शिफ्ट, ये क्या है इसको हम जब आर्मेचर रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तब एक बार बताऊंगा। लेकिन अभी आके लिए आप इतना समझो कि मेन फील्ड बोलता है नॉर्थ से साउथ, आर्मेचर का फील्ड बोलता है, ये आर्मेचर का फील्ड है, आर्मेचर का फील्ड बोलता है नीचे की डायरेक्शन में, तो ये क्या है फील्ड हो गया यहाँ पे डिस्टॉर्ट। अब इसको हटाने के लिए हमें जो आइडियल जो फील्ड चाहिए वो हमें ये वाला चाहिए, हमें आर्मेचर के फील्ड से लेना ही देना नहीं है, हम चाहते ही नहीं है कि आर्मेचर का फील्ड डिस्टर्ब करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आर्मेचर के में जहाँ जहाँ पे कॉइल होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे देखिए कॉइल कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या आता होता है इसको कर देता है नलीफाई। नलीफाई का मतलब होता है इसको काट देता है, बोलता है ना एक यहाँ से ब्रह्मास्त्र आ रहा है, एक रावण का तीर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, वहीं पे भस्म हो जाते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जो आर्मेचर का जो फील्ड है उसको कर देता है भस्म, और जो वापस से जो फील्ड है जो यहाँ पे पहले जो ऐसे डिस्टॉर्ट होके जा रहा था जो यहाँ पे दिख रहा है वो फील्ड हो जाता है बिल्कुल सीधा सीधा। तो ये जो बाइंडिंग होती है इनको बोलते हैं हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग, कंपनसेटिंग बाइंडिंग। तो ये जो फील्ड जो डिस्टॉर्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ये इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का, ये आप याद कर लो आर्मेचर रिएक्शन का मैग्नेटाइजेशन स्पेलिंग मैं जल्दी में कर रहा हूँ। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, तो ये दो है। तो आपसे पूछा सकता है कि आर्मेचर रिएक्शन से क्या हो सकता है, एक होता है डीमैग्नेटाइज, इसको बोलते हैं विचुंबकीकरण, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। तो ये दो आर्मेचर के रिएक्शन के प्रभाव होते हैं। इनको हटाने के लिए क्या हम करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग लगाते हैं। कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहाँ लगाते हैं, ये सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसके पोल के सारे साथ। तो इससे आपके जो इफेक्ट है ये हो जाते हैं नलीफाई, ठीक है। अब इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, बेअसर, देखो लिखा ना बेअसर, बेअसर का मतलब जो मैं बता रहा था भस्म कर देता, नलीफाई कर देता। तो इसका आंसर होगा विचुंबीकरण के प्रभाव को खत्म कर देता है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये था कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज करके। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, ये आपको सीधे सीधे लगा देना है। अभी मैंने समझाया ये दोनों। तो दोस्तों इसके नोट्स बना लीजिएगा। आर्मेचर रिएक्शन पे मैंने काफ़ी कुछ इसमें बता दिया, लेकिन डिटेल में और वीडियो में बताऊंगा कि आर्मेचर रिएक्शन का कनेक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब आओ अगले, ये शायद मेरे ख्याल से अब सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मज़ा आया हो तो आपको ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ तो उनको आप समझ रहे हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लेके आ रहा हूँ। इसमें आप जो है हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे जो
एक वीडियो की लिंक, इसमें एक लिंक दी है, उसमें से आप टेलीग्राम चैनल को आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। और इलेक्ट्रीशियन के फ्री कोर्स पे हम काम कर रहे हैं, अगर आप इस टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको मिलेंगे। रट्टाफिकेशन वाला काम मैं कम प्रेफर करता हूं, क्योंकि आपके दिमाग की, मुझे मोबाइल की मेमोरी नहीं भरनी है, आपके दिमाग की मेमोरी को भरना है। अगर आपको एक वीडियो समझ में आएगा, कल हम मिलेंगे एक और दूसरे डिस्कशन में। मैंने थोड़े क्वेश्चंस को टफ करके रखा था, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए जुड़े रहिए।